सो लेट्स स्टार्ट। सी कार्डियक में क्या होता है, कार्डियक वाले चैप्टर में, हार्ट वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टर्म आती है सिस्टोल, डायोस्टोल और आर्टरी, वेन, और किस में प्रेशर ज़्यादा है किस में कम प्रेशर है। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है सिस्टोल एंड डायोस्टोल वाले वर्ड्स, यही आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे, या फिर ईसीजी में पी वेव, टी वेव। सो वी विल ट्राई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं ना अभी तक, उनके साथ ही हम लोग ये वाले टर्म्स को साथ साथ में क्लियर करते चले, तो आपका चैप्टर का भी क्विक रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है ब्लड प्रेशर इन द मेमिलियन अयोटा। ठीक है, अयोटा के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है मैमल्स में इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो किस टाइम पे ब्लड प्रेशर मैमल के अयोटा में मैक्सिमम होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो हार्ट का स्ट्रक्चर है ना, अगर आपको वो भी थोड़ा ढंग से पता होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें एक बहुत प्यारी सी लाइन आती है कि वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होती है, वेंट्रिकल की मसल ज़्यादा थिक होती है, उससे इसका आंसर निकलेगा। एंड आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी जगह से जा रहा है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से साइड से पंप होता है। ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, सो देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो जहाँ पर मैं मार्कर रख रही हूँ वहीं पर देखना है। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा बना है, ये लेफ्ट साइड है, ऐसे खड़े हो ना, तुम्हारी राइट साइड इस डायग्राम की लेफ्ट होगी, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तुम्हारा हार्ट की लेफ्ट साइड ये वाली। ठीक है, ऊपर वाले दोनों स्ट्रक्चर जो है इनको कहते हैं एट्रियम, एट्रियम लेफ्ट वाला और राइट वाला, राइट। नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं वेंट्रिकल, एट्रिया, वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला ये, राइट वाला ये। देखो एक एट्रिया एक वेंट्रिकल से अलग है थ्रू दिस वॉल्व, यहाँ पर वॉल्व लगी हुई है जो खुलती बंद होती रहती है। तो राइट वाली वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, तीन ऐसे लाइंस बना लो, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। लेफ्ट वाली साइड में लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल से दूर है बिकॉज ऑफ वॉल्व विच इज नोन एज मेट्रियल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड। तो यहाँ पे दो लाइनें बना लो, तो तुमको याद रखा ये वाली तीन थी ये वाली दो थी, ऐसी डायग्राम बना लो। ठीक है, अब जो तुमको याद रखना है, जो राइट वाली साइड है, राइट वाली साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। कैसे याद रखोगे, जो इंसान सही बात करता है वो हमेशा कड़वा लगता है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, राइट। तो राइट वाली साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लेफ्ट वाली साइड में ऑक्सीजनेटेड आएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा हो गया। ये पॉइंट हो गया, हमें रीजन समझ आ गया, हमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पता चल गया। यहाँ पर ऑक्सीजन से रिच ब्लड होगा, यहाँ पे बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। अब देखो ये वॉल दिख रही है, एट्रिया की तरफ ये जो वॉल है इसका डायमीटर देखो, और वेंट्रिकल की तरफ वॉल है भाई, इसका डायमीटर देखो कितना ज्यादा है। तो वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है, ये वेंट्रिकल वाला रीजन है, इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू एट्रिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ये वाली साइड जो एट्रियम होता है ना, एट्रियम हमेशा ब्लड को रिसीव करता है, एट्रियम ब्लड को हमेशा बाहर से रिसीव करता है। अब इतना याद रखना, ऊपर है हमारे लंग्स, ठीक है, ऊपर है हमारे लंग्स और नीचे वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी बॉडी को, बाकी की पूरी बॉडी सिर से लेकर पैर तक, ऊपर लंग्स है। तो सुनो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने सेल है वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में छोड़ते जाते हैं। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है वो आके खुलता है राइट एट्रियम में, किसके थ्रू, सुपीरियर वीना कावा के थ्रू। ठीक है, सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू एट्रियम में खुले, ये पीछे से आके खुल रही है। एट्रियम में खुल के ये एट्रियम भर जाएगा, भरने के बाद इस एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड मूव कर जाएगा। ठीक है, अब वेंट्रिकल से ये ब्लड मूव करेगा इस वाली पाइप में, और इस पाइप का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट हो गई, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वाली लेफ्ट हार्ट लंग पे जाएगी, राइट वाली राइट लंग पे जाएगी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग पे जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, इतनी कहानी खत्म, राइट। अब जैसे इसके बीच में एक फ्लैप था ना, तीन ट्राइकस्पिड वाला, वैसे यहाँ पर भी एक ढक्कन लगा होता है, इस वाली वॉल्व कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व।
ओके, वॉल्व यहाँ पे क्लियर करके चलना, आगे क्वेश्चन आएगा। अब ये राइट साइड हो गई, हटा दो उसको। अब लेफ्ट साइड पे आओ। लेफ्ट साइड में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वो लंग्स से आता है। तो लंग्स से जो ब्लड आता है वहाँ पर उस लंग्स से कोई भी चीज़ अटैच है तो पल्मोनरी वर्ड आएगा। तो लंग्स से जो ब्लड आता है वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो बीच में एक फ्लैप है, इसको कहते हैं मेट्रियल और बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व फिर वेंट्रिकल में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बहुत ऑक्सीजन है इस ब्लड में। अब ये भी एक पाइप में जाएगा, जैसे ये वाला वेंट्रिकल से पाइप में गया था ना, वैसे ये वाला भी वेंट्रिकल से पाइप में जाएगा और उस पाइप को कहते हैं एओर्टा। एओर्टा से ये ब्लड जाएगा और पूरी बॉडी के हर एक सेल को सप्लाई करेगा, ब्रेन से लेकर तुम्हारे पैरों तक। ठीक है, तो देखो इससे क्या समझ में आया कि जो वेंट्रिकल है ना वो ब्लड की सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। कौन सा? लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। तो इसलिए लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकलता है ना, ये बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड का प्रेशर एओर्टा में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है ना, उसको एंटी ग्रेविटी भी जाना है, ब्रेन तक भी जाना है, उसको तुम्हारे पैरों तक भी जाना है। तो एओर्टा में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और इसलिए वेंट्रिकल की वॉल इतनी थिक होती है, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करके या तो लंग्स में भेजना है या फिर पूरी बॉडी में भेजना है। तो बहुत दूर दूर डायरेक्शन में भेजना है ना, इसलिए इसकी वॉल्व मोटी होती है ताकि इसको वो शक्ति मिल पाए। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब समझे आप लोग कि ये कैसे होगा कि हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेंट्रिकल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा का सारा ब्लड एओर्टा में जाएगा और यहाँ से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना, तो ब्लड का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो इसका आंसर होगा, एओर्टा लिखा था तो हमें पहले पता होना चाहिए था लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट या तो एट्रियम की बात हो रही होगी या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी। तो राइट वाले क्वेश्चन तो ऐसे खराब हो गए, गलत हो गई, क्योंकि राइट की तो बात हो ही नहीं सकती। अब लेफ्ट में भी हमें पता है एट्रियम से ब्लड जाता है सीधा के सीधा वेंट्रिकल में, तो इसका आंसर होगा सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे भी क्रॉस कर सकते थे क्योंकि इसने हार्ट की दोनों साइड्स मेंशन करी है ना। तो अगर आपको इस चीज़ का आइडिया होता कि ब्लड कहाँ से जाता है तो भी दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही है, तो तुम्हें ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो पता है। ये करते हैं, ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर पूछ रहे कैसा होता है। पहला, सेम एज दैट ऑफ एओर्टा। एओर्टा जैसा होता है। पल्मोनरी आर्टरी है ना, आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। एओर्टा पूरी बॉडी को सप्लाई करता है और ये वेंट्रिकल से निकलता है, पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है ना, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये तो कह रहे हैं सेम होगा दोनों में, तो ये तो गलत हो गया। पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ कैरोटिड, ये भी तो गलत है ना। ऐसा नहीं पल्मोनरी में से ज़्यादा था, इससे कम है। मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है वो पल्मोनरी वेन से ज़्यादा है। तो हार्ट याद करो, हार्ट कहाँ पर? लंग्स के बिल्कुल पास प्रेजेंट है ना, लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेकर जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी लेके जा रही है। पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? लंग्स से ब्लड नीचे एट्रियम की तरफ लेकर आ रही है। तो जब ब्लड ऊपर की तरफ पंप हो रहा था तो वो किससे जा रहा था? वेंट्रिकल की पंपिंग से। रिमेंबर, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये समझाया था बच्चे। अगर नहीं आता तो एक बार स्टार्टिंग वीडियो को स्टार्ट करके पहला क्वेश्चन देख लो। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है ब्लड को वेंट्रिकल से, और ये पल्मोनरी वेन यहाँ पर आके खुल रही है। तो जो भी चीज़ वेंट्रिकल से जाएगी ना, उसमें प्रेशर कंपैरेटिवली हमेशा ज़्यादा होगा जो एट्रियल या फिर एट्रियम के साथ रिलेशन में है। ठीक है, तो ये वेंट्रिकल से जा रहा है ना, इसलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ द पल्मोनरी वेन, ये सही बात है। लेस देन दैट ऑफ द वीना कावा, ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन में ही समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार उसको रिवर्ट करके देख लो फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर भी नहीं आता तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो अगले में चलते हैं। सो आइए, मैच द फॉलोइंग माय फेवरेट क्वेश्चंस। दो का आंसर पता हो, बाकी का जानने की जरूरत ही नहीं है, और इसमें तो है ही तीन। ये वाला कॉन्सेप्ट भी स्टार्टिंग में जो वॉल्व पढ़ाए थे ना हार्ट के, उसके बेसिस पे होगा। देखो ये देख लेना, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, करेक्ट बताना है ना, बस ये कंफर्म कर लेना करेक्ट ही बताना है। अब देखो नीचे नहीं देखना कभी भी, रुक,
कभी नहीं देखना नीचे, ऊपर देख लो, ऊपर ही अपनी गेम खेल लो। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होती है? कुछ नहीं यार, इसको करने का सिंपल तरीका है, हार्ट बना लेना पेपर में साइड में, और कोई बहुत टाइम नहीं लगता। तुमने कौन सा ड्राइंग करनी है वहाँ पे, इतना तो तुम्हें भी पता है ऐसे बनता है, और ये लेफ्ट रहेगी और ये राइट रहेगी। अब अपने को पता है वॉल्व कहाँ पर होती है, एक यहाँ होती है 3 वाली, और यहाँ होती है कौन सी वाली, बी वाली, 2 वाली यार, बाइकस्पिड। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व पूछ रहा है कहाँ पर होती है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ढूंढ लो ऑप्शन। लेफ्ट ये नहीं होगा, राइट, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये रहा हमारा ऑप्शन ए, ये रहा भाई ए। एक और ढूंढ लो, बाइकस्पिड वॉल्व, ये लेफ्ट और लेफ्ट के बीच में, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अरे ये तो यही हो गया, ए का आंसर 3, ए का आंसर 3, ये रहा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। फिर भी चेक कर लो, बी का आंसर 1, बी का आंसर 1, ये हो गया। ये तो बहुत छोटा सा है क्वेश्चन, देख लो कितना लंबी लैंग्वेज है, करने में तुमको 10 सेकंड भी नहीं लगे। ये वो वाले क्वेश्चन है, तुम्हें बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम दे देंगे, फटाफट हो जाएंगे ये। चलो अगला। अब कार्डियक वाले चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईसीजी का, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम हम कहते हैं उस ग्राफ को, और ग्राफ हम मशीन को कहते हैं। तो वो कुछ नहीं करता, हार्ट की जो रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन वो है ना, उसको चेक करता है, मतलब हार्ट के अंदर की जो वायरिंग है उसको चेक करता है। तो ये क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम 1 विद कॉलम टी बी, और ये सारी वेव दे रखी है और उनसे रिलेटेड उनका मीनिंग पूछ रखा है। ठीक है, हमें बताना है करेक्ट वाला। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन का नाम है जिसके ऊपर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन का नाम है जिसके ऊपर बनता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम उस ग्राफ का नाम है, तो ग्राफ का नाम ग्राम है, ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, ये बनता है, क्या होता है, हार्ट के अंदर सिग्नल चलते हैं, है ना, हार्ट की अपनी एक वायरिंग होती है, तो हार्ट के अंदर की जो वायरिंग होती है ना, उसको स्टडी करने के लिए ग्राफ बनता है, वोल्टेज और टाइम की एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई पे वोल्टेज। थोड़ा सा पॉइंट समझ लो कि हार्ट में ये एट्रिया है राइट वाला, यहाँ पर एक नोड होता है जिसको SA नोड कहते हैं, और SA नोड से सिग्नल जनरेट होता है, इसी को पेस मेकर कहते हैं। और स्पीड में सिग्नल जनरेट होता है और वो जाता है सीधा राइट वाले लेफ्ट वाले ऑरिकल में। ठीक है, यहाँ पे चला जाता है, और साथ में ये सिग्नल जाता है AV नोड पे। AV नोड से थोड़ा धीरे 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 करके सिग्नल नीचे जाता है और पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है थ्रू पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, इतना सा आई होप आपको याद हो। अब इस चीज़ को मैं मिटा रही हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इसके साथ साथ याद कर लेना। देखो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ एरो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाला हिस्सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ऊपर के साथ नीचे पढ़ेंगे। देखो पी वेव जब आती है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, तो ये पी वेव का मतलब है कि हार्ट में जो भी ऑरिकल है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, दोनों में सिग्नल गया है। तो इसको क्या कहेंगे हम, एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब SA नोड ने दोनों में सिग्नल भेजा है। तो अब ये तैयार हो गई है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो P वेव रिप्रेजेंट करती है कि SA नोड ने एट्रिया में सिग्नल भेजा है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। इस डीपोलराइजेशन की वजह से अब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ऐसा नहीं है P वेव तुम्हें ये बता रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, P वेव ये बता रही है कि SA नोड ने सिग्नल भेजा है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। सेकेंड आता है QRS, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ है, मतलब एट्रिया से AV नोड पे सिग्नल गया है और अब वेंट्रिकल के पास सिग्नल आया है कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब है सिग्नल वेंट्रिकल पे आ चुका है, उसके रिजल्ट में अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसलिए मैंने वेंट्रिकल के अंदर को साइन बनाया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट आता है टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद जब वो डीपोलराइज हो गया है,
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अब अपनी जगह पे वापस भी तो आएगा ना। तो वेंट्रिकल जब अपनी जगह पे वापस आ रहा होता है तो उसका जो सिग्नल होता है उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो डीप वेव रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकल के पास सिग्नल चला गया है कि चल अपनी पोजीशन पे वापस आ जा, इसलिए ये ऐसे खोल के बनाया है। तो सिर्फ पी वेव है जो एट्रिया की बात करती है। QRST वेंट्रिकल की बात करते हैं, पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फिर वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ सिग्नल की बात कर रहे हैं कि ऐसे नोड और एवी नोड से कैसे सिग्नल गया है, उसके बाद जो फंक्शन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन एंड और एक्सपेंशन का, वो हम नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर इन वेव में कुछ भी गड़बड़ है, इनकी हाइट ज़्यादा होगी या इनकी हाइट छोटी होगी, तो हमेशा कोई ना कोई डिजीज़ होती है। तो हमें इस ग्राफ से, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि अगर स्टैंडर्ड से थोड़ी सी भी वैल्यू डेविएटेड आएगी ना ग्राफ में, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके हार्ट के कौन से पार्ट में बीमारी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करेंगे इसमें। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर लो, आपको पता है ना सारी वेव पूछी है, पहला ऑप्शन पढ़ लो, पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब ये पूछ रहा है वेव का फंक्शन क्या है। तो तुम साइड में आराम से 2 सेकंड लगेंगे तुमको वेव बना के रखने में, और तुम्हें याद रखना है पी, ये थी QRS, अरे टी है ना, ये थी ना PQRST, और तुमको याद है स्टार्ट कहाँ से होती थी ये, एट्रिया से, है ना। तो पी वेव क्या होगी, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से स्टार्ट ही नहीं होती, तो वेंट्रिकल वाले तो है ही नहीं, बचे एट्रिया वाले। और सबसे पहले होती है डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन तो बाद में होती है ना डीपोलराइजेशन की, तो डीपोलराइजेशन वर्ड पहले आता है। तो इसका आंसर बनेगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ए का ढूंढ लो फोर्थ, तो ए का ढूंढ लिया मैंने फोर्थ, ये 2 मुझे मिल गए, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हो गए कैंसिल, ये नहीं आएंगे। अब इन पे अपन ने फोकस ही नहीं करना, इन पे आ जाओ। अब मुझे इसके अंदर एक वर्ड दिख रहा है QRST है, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। मुझे इतना पता है कि जब भी किसी वेव के साइज में फर्क आएगा ना, तो कोई बीमारी से रिलेटेड होगा। देख लेते हैं, कोई बीमारी मेंशन है, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, कोरोनरी इश्मिया, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, सो इट इज अ डिजीज, है ना, डिजीज कंडीशन होगी ना, कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये डी थर्ड के साथ ही जाएगा, तो डी वाला थर्ड के साथ दिया, ये फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, ये ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही था, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट होगा। फिर भी चेक करना है तो चेक कर लो, बी है QRS कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर कह रहा है 1 डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। हाँ, ये QRS का कॉम्प्लेक्स आपको डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ही तो बताता है। और सी वाला क्या है, सेकंड टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, बिल्कुल इसमें कुछ गलत तो है नहीं, तो आंसर हो गया 1। तो मैंने 2 ऑप्शन के बेसिस पे भी ढूंढ लिया था, थोड़ा स्मार्टली देखना होता है बस इसको, ठीक है। और अगर तसल्ली ना हो तो एक बार सारे ऑप्शन को चेक कर लिया करो, सेंस बन रहा है या नहीं। और जब तुम्हें पता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, साइड में छोटा सा ग्राफ बना के करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डजंट टेक टाइम, इट इज़ वेरी इजी। तुमने ऐसे बना दिया ना, और हमें याद रह गया यार यहाँ पे एट्रिया की बात हुई थी और डिपोलराइजेशन से स्टार्ट हुआ था, 3 वर्ड पे तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें टाइम नहीं लगता, बस प्रैक्टिस होती है, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना, उसके बाद ही जल्दी जल्दी हो जाएंगे।